हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग बात करेंगे टेस्ट नंबर 5 के सॉल्यूशन के बारे में। देखिए, जो भी टेस्ट आपने अभी तक बनाया है उसका इवैल्यूएशन आपने किया होगा, तो आपको टेस्ट का जो पैटर्न आपको क्वेश्चन मिल रहा है, हम अभी पैसेज के जो सेक्शन है उसको थोड़ा सा ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन हम उसको दे रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले आपको टेस्ट के शुरुआती दौर में आपके अंदर पढ़ने की आदत होनी चाहिए, पढ़ने की हैबिट डालनी होगी आपको, ठीक है। इसलिए पैसेज को काफ़ी बारीकी से पढ़िए और उसका आंसर खुद से जज करने का कोशिश करिए। क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम में सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो लोग पैसेज पढ़ ही नहीं पाते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए, ये आपके पास क्वेश्चन टेस्ट नंबर 5 का एक आंसर शीट हो गया, देख लीजिए इसको, है ना। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसके कुछ सॉल्यूशन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने क्वेश्चन जब बनाया होगा तो देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कॉमन एरर्स वगैरह में, या फिर सेंटेंस फिलर में, या विशेषकर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में मैं कह सकता हूँ, जहाँ पे आपको काफ़ी डाउट्स हो रहा होगा। लेकिन एक्चुअली देखिए, क्वेश्चंस का जो रेंज है ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट डाउट इसलिए होता है कि जो चीज़ें थोड़ा ज़्यादा आसान में ले लेते हैं आप कि ज़्यादा आसान है, तो वही चीज़ें कई बार हमें डाउट कन्फ्यूजन पैदा कर देता है, ठीक है। तो आइए हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो 1 था, क्या कह रहा है देखिए ध्यान से। 1 से 5 एरर दिया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 1 था, जो लिखा है, वुड यू प्लीज स्टॉप फ्रॉम स्मोकिंग वाइल द सेरेमनी इज़ इन प्रोग्रेस। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, वुड यू प्लीज़। आप जानते हैं किसी भी सेंटेंस में जब वुड से यूज़ करते हैं तो वुड का यूज़ हम लोग किसी को पोलाइटली रिक्वेस्ट, यानी किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट को करने की बात करते हैं, ठीक है। तो वुड का यूज़ तो ये हो गया, ठीक है। वुड यू प्लीज़, अब क्या कहेंगे सर, जब वुड का यूज़ हम लोग पोलाइटली रिक्वेस्ट को दर्शाने के लिए करते ही हैं तो फिर प्लीज़ यहाँ क्यों लगा दिए। देखिए, जब सेंटेंस में हम लोग वुड का यूज़ करते हैं, है ना, तो आप वहाँ पे प्लीज़ को भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे आप कहते होंगे कि सर हम लोग काइंडली के साथ रिक्वेस्ट का यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आप उससे बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन गलती क्या है, देखिए आगे, स्टॉप फ्रॉम स्मोकिंग। देखिए, स्टॉप फ्रॉम स्मोकिंग, आप जानते हैं स्टॉप के साथ क्या होता है, 2 केस होता है, या तो इन्फिनिटिव होता है या जिरंड होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं ऐसा कहूँ, ही स्टॉप्ड टू स्मोक, तो इसका हिंदी आपको कहना होगा, वह रुका किस लिए, धूम्रपान करने के लिए। यानी वह, टू स्मोक का मतलब होता है यहाँ पे पर्पस दिखा रहा है, धूम्रपान करने के लिए रुका, ठीक है। और फिर मैं यहाँ लिखूँ, ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, तो यहाँ पे आप बोलेंगे इसका मतलब हो गया उसने धूम्रपान को बंद कर दिया, रोक दिया, ठीक है। तो ये इन्फिनिटिव भी होता है, जिरंड भी होता है। तो इस केस में आप स्टॉप के साथ फिर फ्रॉम लगाने का कोई मतलब बनता है क्या, नहीं बनता है। इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन फ्रॉम जो है वो क्या है, सुपरफ्लुअस है। डायरेक्ट क्या आएगा, या तो जिरंड आएगा या इन्फिनिटिव आएगा। लेकिन फ्रॉम का यूज़ कहाँ होता है, जैसे आप किसी को कोई काम करने से रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं, है ना, डिवार करते हैं, पढ़े होंगे आप लोग ऐसा। तो जब रोकने के केस में आप ऐसा बात करते हैं, ठीक है, तो इन सब के साथ आप लोग प्रीपोजिशन फ्रॉम और फ्रॉम के बाद फिर आगे जिरंड का यूज़ कर सकते हैं। सन भी होता है, SHUN सन, और भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं जिसका मतलब होता है किसी को क्या करना है, किसी को काम को करने से रोकना। तो यहाँ पे आप फ्रॉम का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बात क्लियर हो गया। तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ सुपरफ्लुअस से नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, नो मैन इन आवर कंट्री इज़ एज रिच एज ही इज, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नो मैन। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप पढ़े होंगे कंपैरेटिव डिग्री में कि जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे 2 केस होता है। एक तो नो के साथ अदर आता भी है, और कई बार आपने देखा होगा कि नो के साथ हम लोग अदर का यूज़ नहीं करते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि नो और एनी के केस में जब ये कंपैरेटिव की बात करेगा तो कब वहाँ पे अदर आएगा और कब नहीं आएगा। तो एक लाइन आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, कि जब हम लोग कंपेरिजन करेंगे एक ही ग्रुप के आदमी से, ठीक है, मतलब एक ही ग्रुप से अगर कंपेरिजन करेंगे, एक ही ग्रुप समझ रहे हैं ना, जैसे आप 10 लोगों का ग्रुप है और उसी में से अगर तुलना कर रहे हैं, एक क्लास में के बच्चों में से तुलना कर रहे हैं, तो जब सेम ग्रुप के लोगों से उसकी तुलना अगर की जाएगी, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में नो और एनी के साथ अदर का यूज़ करेंगे। लेकिन जब उसका कंपैरिजन किसी दूसरे ग्रुप से होगा, मतलब अन्य ग्रुप से होगा, ठीक है, तो वहाँ पे नहीं आएगा। जैसे हम ऐसा कहें
कि भारत के किसी एक शहर का नाम ले लीजिए, जैसे दिल्ली ले लीजिए। अब दिल्ली की तुलना हम श्रीलंका के या चाइना के या पाकिस्तान के या किसी अन्य देश की तुलना अन्य देश के शहरों से अगर करें, हम वहाँ के जो मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, ठीक है, सिटी हैं, उनसे अगर करें तो हमारे यहाँ पे जो कंडीशन आएगा वहाँ क्या आएगा, नो अदर मेट्रोपॉलिटन सिटी, नहीं आकर के केवल क्या होगा, नो मेट्रोपॉलिटन सिटी, ठीक है। या फिर नो के साथ अदर का यूज़ नहीं करेंगे, एनी के साथ अदर का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों तो कंट्री क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है। तो चलिए, इसलिए क्या लिखा है, नो मैन इन आवर कंट्री इज़ एज रिच। यहाँ पे एक ही कंट्री के अंदर की बात कर रहा है, मतलब क्या है, यहाँ तुलना जो हो रहा है वो एक ही ग्रुप के अंदर में हो रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे नो के साथ अदर का यूज़ हो जाएगा, तब आगे फिर मैन आएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ कंडीशन क्या हो गया, तो नो के साथ जो अदर है, नो या एनी के साथ जो अदर है, ठीक है, ये कब आएगा, जब क्या होगा, तुलना सेम ग्रुप में, ठीक है, और नो या एनी के साथ अदर की जो हम बात कर रहे हैं ये नहीं आएगा, क्रॉस का मतलब नहीं आएगा। कब नहीं आएगा, आप समझ लीजिएगा, जब क्या होगा, तुलना अन्य दूसरे ग्रुप से होगा तब, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, मेनी ऑफ द फेमस एडवर्टाइजिंग ऑफिसेस आर लोकेटेड एट, है ना, मेडिसन स्क्वायर। तो थोड़ा इस बात को ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मेडिसन स्क्वायर जो है या मेडिसन एवेन्यू यहाँ जो नाम दिया है, ये मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी का एक छोटा सा स्ट्रीट है। स्ट्रीट का मतलब एक प्लेस कह सकते हैं, ठीक है। और वो फेमस है एडवर्टाइजिंग ऑफिसेस के लिए, या एडवर्टाइजिंग जो कंपनियां हैं, जो ऑफिसेस है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। विशेषकर मतलब विज्ञापन को देने वाली जो एजेंसीज होती है ना, उसके ऑफिसेस बहुत ज़्यादा हैं इस मेडिसन एवेन्यू में, ठीक है। तो इसी के लिए बहुत काफ़ी फेमस है। तो यहाँ लिखा है क्वेश्चन हमारा कि मेनी ऑफ द फेमस। तो अगर थोड़ा ध्यान से इसको आप बात करें देखने की, तो पहली बात तो ये हो गया कि सर मेनी ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा वो नाउन पीसीएन आएगा, ठीक है, और वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो ये कंडीशन तो यहाँ फुलफिल कर रहा है भाई कि मेनी ऑफ द फेमस एडवर्टाइजिंग ऑफिसेस, यानी मेनी ऑफ के बाद नाउन पीसीएन और आगे वर्ब जो दिया है आर, ये भी प्लूरल है, इस यहाँ तक कर रहा है, ठीक है। फिर लिखा है लोकेटेड। देखिए, तो लोकेटेड के साथ प्रीपोजिशन एट, इन, ऑन, ये डिपेंड करेगा अलग अलग कंडीशन पे, एट भी, इन भी, ऑन भी। छोटे प्लेस के कंडीशन में एट, बड़े प्लेस के कंडीशन में इन, ठीक है। और ऑन कहाँ आएगा, तो ऑन कुछ स्पेशल कंडीशन में आता है, जैसे ये स्ट्रीट वगैरह का नाम जो होता है वहाँ पे आप लोग ऑन का यूज़ करते हैं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। टुडे सेवरल एजेंसीज, ध्यान दीजिएगा, सेवरल एजेंसीज आर still located in the old business, ठीक है। क्या लिखा है, टुडे सेवरल एजेंसीज आर स्टिल लोकेटेड इन द ओल्ड बिजनेस क्लस्टर डॉट मेडिसन एवेन्यू या मेडिसन स्क्वायर, ऐसा कुछ आप कह सकते हैं, ठीक है। ये है कहाँ भाई, तो ये मैंने बताया ना, न्यूयॉर्क सिटी में ये है, ये न्यूयॉर्क सिटी में है एक जगह, मैनहट्टन नाम है उसका, ठीक है। देखिए, तो क्या लिखा है, लोकेटेड इन द ओल्ड बिजनेस क्लस्टर। यहाँ पे इसको डायरेक्ट मत देखिए, आप सीधे यहाँ पे कंपेयर करिए इसको। तो ये मेडिसन एवेन्यू स्ट्रीट का नाम हो गया, तो क्या करेंगे, इसके पहले आप यहाँ पे ऑन का यूज़ करेंगे, ठीक है, ऑन का यूज़ करेंगे। तो टुडे सेवरल एजेंसीज आर स्टिल लोकेटेड इन द ओल्ड बिजनेस क्लस्टर, कहाँ, ऑन मेडिसन एवेन्यू, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो लोकेटेड के साथ क्या है, ऑन आएगा यहाँ पे, ना कि एट आएगा, ठीक है। हालांकि लोकेटेड के साथ तीनों प्रीपोजिशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन स्पेशल केस यहाँ पे है, इसलिए ऑन का यूज़ करिएगा। स्ट्रीट के नाम के पहले विशेषकर जो ये नाम हमने दिया है, ऑन का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो गलती कहाँ था आपका, सी नंबर ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्या कह रहा है।
वर्ल्ड इज़ प्रोड्यूसिंग एनफ। अगर एनफ के बारे में थोड़ा बात किया जाए तो आप जानते होंगे कि एनफ का जो हम यूज़ करते हैं उसके पहले क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री की बात की जाती है। ठीक है, एनफ के पहले क्या होता है भाई, पॉजिटिव डिग्री की बात। तो प्रोड्यूसिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में गलत तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन क्या लिखा है, वर्ल्ड इज़ प्रोड्यूसिंग एनफ फॉर एवरी सिटीजन बट स्टिल देर इज़ हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। ठीक है, एंड इट इज़ कंटिन्यूइंग ईयर आफ्टर ईयर। क्या है मतलब, पूरी दुनिया में अगर देखा जाए प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कि हर लोग इस भूखमरी और जो कुपोषण की हम बात करते हैं इन समस्याओं से निजात पा सकता है, लेकिन फिर भी ये समस्याएं जो है साल दर साल यानी हर साल बढ़ते ही जा रही है। ठीक है, तो बाकी लगभग सेंटेंस में दिक्कत तो नहीं था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। तो दिक्कत कहाँ है, देखिए जितने भी नाम, वैसे आप कहते होंगे नॉर्मली सिंपल सी भाषा में कि दुनिया में हर वो क्या बोल सकते हैं, हर वो प्लेस, हर वो चीज़ जो दुनिया में एकमात्र है, अकेला है, उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। सिंपल भाषा में ऐसे कहते हैं। लेकिन जैसे आप नदी, पर्वत, पहाड़ है ना, जो भी जानते हैं आप, या फिज़िकल और जोग्राफिकल चीज़ों को दर्शाने वाला जितनी भी चीज़ें होती है, जितनी भी आप नेम को पढ़ते हैं, उन सब के पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिज़िकल प्लेसेस के नाम के पहले। तो फिज़िकल प्लेस दिखाने के लिए अगर वर्ल्ड की यूज़ करेंगे, वर्ल्ड का बात, तो इस वर्ल्ड के पहले भी क्या आएगा, आर्टिकल द आएगा। हालांकि फिजिकल प्लेस या फिजिकल लोकेशन दिखाने के लिए हम लोग टॉप या बॉटम का भी यूज़ करते हैं, इसलिए आप देखते होंगे कि बॉटम और टॉप के पहले भी आर्टिकल द आता है। एट टॉप नहीं बोलेंगे, एट द टॉप, एट द बॉटम, एट द सेंटर, ऐसा यूज़ करते होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, इस वर्ल्ड के पहले आर्टिकल द हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल प्लेस को डिनोट करने के लिए हम लोग उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए। She asked him what it was that made him, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। She asked him what it was that made him so much stronger and braver than any man। फिर वही बात यहाँ हो गया, चूँकि कंपैरिजन कर रहा है एक ही ग्रुप से, तो एक ही ग्रुप से कंपैरिजन करने के केस में क्या हो जाएगा, एनी के साथ अदर का यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, अगर ये तुलना अलग अलग ग्रुप से होता तो एनी के साथ अदर नहीं आता, तुलना एक ही ग्रुप से इसलिए अदर आएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये एक फ्रेज है, प्रोवर्ब है ना। एज यू सो शैल यू क्या रिप, ये तो फ्रेज है, जानते हैं आप लोग। जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे, यही बोलते हैं हम लोग ना, जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे। तो ये फ्रेज, इसमें कुछ कहना ही नहीं है, तो सही आंसर है क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा थोड़ा ध्यान से। इट टुक हिम अ लॉन्ग टाइम, है ना, फिर डैश द कैंडिडेट्स एप्लीकेशन। अब क्या है देखिए, तो क्या लिखा है, इट टुक हिम अ लॉन्ग टाइम, मतलब काफ़ी समय लगा क्या करने में भाई, डैश द कैंडिडेट्स एप्लीकेशन, यानी कैंडिडेट के एप्लीकेशन को क्या करने में लंबा समय लग गया। तो मूल्यांकन करना है ना, आप जानते हैं। तो आप, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब भी आप किसी सेंटेंस में पर्पस की बात करिएगा, ठीक है, क्या करना, तो पर्पस शो करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, पर्पस को शो करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं भाई, इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, टू V1 का यूज़ करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या किस में समय लगा, कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन को मूल्यांकन करने में। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पे टू कंसीडर एंड वे। अब बोलिए सर यहाँ पे टू जो है केवल एक ही वर्ब के पहले क्यों आया है, यहाँ पे क्यों नहीं आया है, दो अलग अलग टर्म नहीं है। कंसीडर एंड वे का मतलब ही होता है एस्टिमेट करना उसका, या इवैल्यूएट करना। ठीक है, क्या करना उसका, इवैल्यूएट करना। ठीक है, मूल्यांकन करना यहाँ कह सकते हैं, इवैल्यूएट। ठीक है, तो इसीलिए इसका मतलब होता है मूल्यांकन करने के अर्थ में। तो यहाँ कंडीशन क्या होगा, केवल इन्फिनेटिव, यानी टू जो है फर्स्ट वर्ब के पहले ही आएगा। जब दोनों अलग अलग चीज़ों को दर्शाता है तो वहाँ पे क्या होता है, फिर अलग अलग टू का भी यूज़ करते हैं दोनों वर्ब के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन आता है तो आप अक्सर वहाँ गलती कर बैठते हैं। गलती ये कर बैठते हैं कि आप मतलब बढ़िया से आंसर कर नहीं पाते, या फिर पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप सेंटेंस को स्प्लिट कर दिए, तोड़ दीजिए। हु इज़ द पर्सन, एक पार्ट यहाँ तक हो गया, यू यहाँ से अलग अलग पढ़िएगा, डैश एट द सिनेमा लास्ट नाइट। ठीक है, तो हु इज़ द पर्सन, फिर लिखा है यू डैश एट द सिनेमा लास्ट नाइट, मतलब हु इज़ द पर्सन के बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है
यू डैश एट द लास्ट नाइट, मतलब आपने जो लास्ट नाइट देखा था। तो लास्ट आप जानते हैं किसी सेंटेंस में जब हम लोग लास्ट या पास्ट की बात करेंगे तो हमारा वर्ब क्या होगा भाई, सिंपल पास्ट में होता है, ये भी आप जानते होंगे। जब सेंटेंस में लास्ट पास्ट ऐसा कोई भी टाइम लिखा रहता है, आगो लिखा रहता है, ठीक है, तो क्या होता है हमारा वर्ब सिंपल पास्ट में होता है। तो सिंपल पास्ट का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो जाएगा, इन रिकॉग्नाइज हो जाएगा। सही आंसर आपका सी नंबर, ठीक है। वर्ब रिकॉग्नाइज जो है ये पैसिव में दिया होता है, यहाँ पैसिव नहीं करेंगे। अब कई लोग बोलेंगे सर यहाँ पहला एक्शन तो प्रेजेंट में है, अगला एक्शन पास्ट कैसे हो गया। तो यहाँ पे ऐसे कह रहा है कि तुमने जो लास्ट नाइट उसको रिकॉग्नाइज किया था वो आदमी कौन है, किया था, और अभी चूंकि चर्चा के बारे में बात करें कौन है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट में आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। द लेडीज ब्लैक पर्स विच इज़ ऑन सेल हैज़ अ ब्यूटीफुल कार्व्ड ऑन इट। कार्व्ड का मतलब होता है उस पर अंकित किया हुआ, ठीक है। तो यहाँ क्या बोलेंगे बताइए, सीमेटिक, मोटिव, पैच या लेआउट। देखिए तो मोटिव का मतलब होता है यहाँ पे मोटिव हो जाएगा। मोटिव का मतलब होता है एक पैटर्न या डिज़ाइन कह सकते हैं, क्या हो सकता है वो, डिज़ाइन होता है, आकृति होता है, तो उस पर आकृति बना हुआ है, ठीक है, आकृति वहाँ बोलेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात ये हो जाएगा। चलिए वैसे पैच का मतलब जो होता है, पैच का मतलब धब्बा टाइप होता है, जानते हैं आप लोग, पैच बोलते हैं, ठीक है। या स्पॉट का मतलब होता है कलंकित, जो करना, कलंक करना भी जानते हैं। चलिए एक शब्द लिखा हुआ वहाँ पे सीमेटिक, SCHEMATIC, सीमेटिक, ठीक है। तो इस सीमेटिक का जो मतलब होता है ये क्या होता है, डायग्राम टाइप आप कह सकते हैं यहाँ पे। तो डायग्राम देखिए यहाँ पे नहीं हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम का मतलब होता है किसी चीज़ का डायग्राम बना हुआ था, यहाँ पे क्या है, मोटिव, डिज़ाइन, वहाँ आकृति बना हुआ था, तो इसीलिए आपका आंसर मोटिव हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या कह रहा है। ही कम्प्लीमेंटेड हर डैश न्यू ड्रेस। तो जानते हैं किसी पे कॉम्प्लीमेंट जब आप करते हैं तो क्या होता है वहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन होता है, कॉम्प्लीमेंट करने के अर्थ में। कॉम्प्लीमेंट ये वर्ब का काम करेगा, प्रशंसा करना, इसके साथ प्रीपोजिशन ऑन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 जो देना है ये क्या देना है भाई, फ्रेज बेस्ट एक्सप्रेसेस यानी कि सिनोनिम देना है आपको। तो काफ़ी आसान सा मीनिंग है सब है। आइए हम लोग बात करते हैं फटाफट। फॉरबियरेंस, BEARANC, फॉरबियरेंस का मतलब होता है पेशेंस। पेशेंस का मतलब क्या होता है, धैर्य रखना। काफ़ी आसान सा मीनिंग है, नोट करते आइए। ऑप्शन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसलिए ऑप्शन के बारे में उतना बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए बिकित का मतलब क्या होता है, बिकित आप जानते हैं, BEQUEATH। बिकित का मतलब होता है गिव। गिव मतलब किसी को देना, प्रदान करना। डिस्क्लोज का मतलब होता है क्या करना, पर्दाफाश करना, किसी बात को रिवील करना, डिस्क्लोज करना, ठीक है। नॉन सैलेंट, इसको चैलेंट नहीं पढ़ेंगे, CHALENT। इसका मतलब होता है थोड़ा चंचल टाइप का होता है। चंचल का मतलब आप जानते होंगे फिकल बोलते हैं। तो फिकल तो यहाँ दिया नहीं है इसलिए यहाँ क्या बोलेंगे, कैजुअल बोलेंगे। नहीं बोलते हैं कैजुअल ड्रेस है, एकदम आराम से कुछ भी पहन लिए निकल जाइए, ठीक है। फॉर्मल का मतलब होता है एकदम औपचारिक ढंग से वो चीज़ करना, इसीलिए हो जाएगा फिकल, नॉन सैलेंट। चलिए उसके बाद क्या है, एनेक्सर। आप जानते हैं एनेक्सर का मतलब क्या होता है भाई, एनेक्सर का मतलब होता है अटैचमेंट, जोड़ना। एनेक्सर का मतलब क्या होता है, अटैचमेंट, ठीक है, जोड़ना होता है। और इसमें कुछ मीनिंग ऐसा डिफ़िकल्ट है नहीं। इरेंड, ERRAND, इरेंड का मतलब होता है मिशन होता है। तो मिशन तो दिया नहीं इसमें है इसलिए क्या बोलेंगे, इसमें टास्क कर देंगे। कोई लक्ष्य होता है या कार्य होता है, इरेंड का मतलब लक्ष्य या कोई कार्य करना, ठीक है, लक्ष्य या कोई भी कार्य करना, कार्य। चलिए इसमें एक मीनिंग था जिसको याद रखिएगा आप लोग, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टार दे करके, ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब होता है गैफे, GAFFE, गैफे। गैफे का मतलब होता है भारी भूल, अ बिग मिस्टेक, ठीक है। और यहाँ से एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि कभी भी ब्लंडर के साथ आप लोग मिस्टेक का यूज़ मत करिएगा, ठीक है। ब्लंडर के साथ मिस्टेक का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा ये बात।
क्योंकि ब्लंडर का मतलब ही क्या होता है, बिग मिस्टेक, भारी गलती, ठीक है। चलिए, तो ये था इसका सिनोनिम, देख लीजिएगा। वर्ड को काफ़ी आसान सब रहता है, जहाँ डिस्कस करने की बात रहेगी वहाँ करेंगे। ऐसे आसान सा वर्ड है, केवल आप लोग पढ़ते आइए, याद हो जाएगा आपको एक बार में, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके एंटोनिम के बारे में। फटाफट देखिए, कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा। चलिए, 16 में था दिया हुआ निगार्ड। निगार्ड का मतलब जानते हैं क्या होता है भाई? निगार्ड का मतलब होता है कंजूस। तो इसका अपोजिट हो जाएगा जेनरस। जेनरस का मतलब उदार, ठीक है। इसमें मतलब कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। एवेरिशियस का मतलब होता है लालची, जानते हैं आप लोग। एक्स्ट्रावेजेंट का ही मतलब क्या होता है? खर्चीला होता है। माइजरली मतलब कंजूस, ठीक है। AMENABLE, एमेनेबल का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए राजी हो जाना, राजी या इच्छुक कह सकते हैं। एमेनेबल, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अनविलिंग हो जाएगा। अनविलिंग मतलब अनिच्छुक। अनिच्छुक समझते हैं ना आप लोग, जहाँ किसी भी काम को करने की इच्छा नहीं होती, उसको हम अनिच्छुक बोलते हैं, ठीक है। एक मीनिंग यहाँ दिया था बी नंबर में एक्विसेंट। एक्विसेंट का मतलब था किसी भी काम को करने के लिए क्या होना है? सहमति दिखाना, ठीक है। चलिए, रिप्रूफ। रिप्रूफ का मतलब होता है डांट फटकार लगाना। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा बताइए, इसका अपोजिट, फटाफट बोलिए। देखिए, रिप्रूफ का मतलब हम लोग इसको बोलते हैं डांट फटकार लगाने के सेंस में, ठीक है। तो यहाँ जो मीनिंग दिया है इसका, एप्रोप्रिएशन, एप्रोवेशन, एपोजिशन, कंडेमनेशन। चलिए, इसको अगले पार्ट में कर देखते हैं 18 के बाद से, ठीक है। आइए अगले पार्ट में देखते हैं इसको।